جی अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो ओवरऑल ही कॉमन है, पूरी दुनिया में कॉमन है। पाकिस्तान में तो और ज़्यादा कॉमन है। जो सीकेडी के पेशेंट्स हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ या जिनके डायलिसिस होते हैं, इनमें तो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और वो बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, जिससे कब्ज़ की बीमारी कहते हैं। कब्ज़ क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है, और ये गुर्दे के मरीज़ों में किस लिए ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होती है, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो पहले देखते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ एक्चुअली होती क्या है। नॉर्मली इस तरह होता है, जो आप खुराक खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाती है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। और कुछ इंग्रेडिएंट्स एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। इसमें पानी और कुछ अहम अज्जा शामिल हैं। और जो आखिर में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनमें पानी री अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। आखिर में ये वेस्ट प्रोडक्ट पखाने की सूरत में सेगमाइड कोलम और रेक्टम में जमा होते रहते हैं, और जब रेक्टम भर जाती है तो आपको पखाना करने की हाजत महसूस होती है। तो इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा मेकनिज़म रखा है, जब रेक्टम फुल हो जाती है, भर जाती है, तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो इसमें आपको रफ़ाए हाजत होती है, वो आप जाकर पूरी करते हैं और फ़ारिग हो जाते हैं। नॉर्मली तौर पर एक सेहतमंद इंसान को दिन में 2 या 3 बार स्टूल यानी पखाना आता है। तो है ये नॉर्मल रूटीन जो सेहतमंद लोग हैं उनमें। और इस तरह किसी मरीज़ को 24 घंटे या 36 घंटे यानी 1 या डेढ़ दिन स्टूल ना आए, पखाना ना आए, तो इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। या अगर आता है तो मुश्किल से आता है, ज़ोर लगाकर आता है, तो इसका भी मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है। अब ये तो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन हो गई। तो अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। तो कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो ये इन लोगों में ज़्यादा होती है जो वक्त पर खाना नहीं खाते, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर खाना खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल नहीं करते और 3 टाइम खाना नहीं खाते, जब दिल किया खा लिया, ज़्यादा खा लिया, किसी टाइम ना खाया। या फिर इस्लामी तरीके से खाना नहीं खाते। और ये खुराक में फ़ाइबर का इस्तेमाल भी नहीं करते। फ़ाइबर खीरे, गोभी, प्याज, टमाटर, साग, पालक, अमरूद, सेब, चुकंदर में ज़्यादा मिक़दार में होती है। यानी अगर इन चीज़ों का सलाद बनाकर खाने के साथ खाएं तो आपको कब्ज़ नहीं होगी, उसके चांस बहुत कम हो जाएंगे। और इसके अलावा इन लोगों में भी कब्ज़ की बीमारी ज़्यादा होती है जिनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड से मुराद यानी फ़ास्ट फूड वगैरह। तो अब बात आती है जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ हैं जिनके डायलिसिस होते हैं। तो उन मरीज़ों में कब्ज़ क्यों ज़्यादा होती है, स्पेशली डायलिसिस के मरीज़ों में कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। इसमें एक वजह तो ये है कि वो मुख्तलिफ़ मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कैल्शियम के अंदर ब्लॉकर्स हैं, एब्लोडोपिन वगैरह। तो इस तरह की दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन करती हैं। दूसरा सबसे बड़ी वजह क्रोनिक किडनी डिजीज़ की शुगर, डायबिटीज़ है। शुगर आपका नर्वस सिस्टम ख़राब करती है। इसमें जो आपके नर्वस सिस्टम की एबिलिटी है, मूवमेंट है, वो कम हो जाती है, जिससे मरीज़ को ज़्यादा देर तक पखाना नहीं आता। फिर तीसरे नंबर पर क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ों में डाइट यानी खुराक बड़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि ज़्यादातर खाने इनको खाने से परहेज़ किए जाते हैं। ये सब्ज़ी ना खाएं, ये फ्रूट ना खाएं, ये ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह कुछ मरीज़ों में पानी की अमाउंट कम कर दी जाती है। स्पेशली जिनके डायलिसिस होते हैं, इनको ज़्यादा पानी पीने से मना किया होता है। और ये खुराक में फ़ाइबर भी नहीं ले रहे होते, क्योंकि फ़ाइबर वाली सब्ज़ियाँ या फ्रूट्स में पोटाशियम भी ज़्यादा होता है। और पोटाशियम वाले खाने इनको परहेज़ होते हैं, जो गुर्दों के मरीज़ों के लिए ठीक नहीं होते। तो डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गुर्दे के मरीज़ों में ये भी एक बड़ी वजह है कब्ज़ होने की। इसके अलावा दो बड़े स्पेसिफिक फैक्टर हैं जिसमें ख़ास किडनी की बीमारी की वजह से कब्ज़ होती है। इसमें जब यूरेमिक टॉक्सिस बढ़ते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है,
یہ بھی آنت کی گٹ پر ایفیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی جو موومنٹ ہے، حرکت ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کو قبض ہو سکتی ہے، اور اس گٹ کے اندر خاص طرح کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو دے آر گڈ بیکٹیریا فار ڈائجیشن آف فوڈ۔ تو یہ جو سارا سسٹم ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی قبض ہو سکتی ہے۔ تو یہ سسٹم کیسے خراب ہوتا ہے؟ کڈنی ڈیزیز بڑھتی ہیں، آپ کا یوریا کریٹنین لیول بڑھتا ہے، تو وہ ایفیکٹ آتا ہے آپ کی گٹ کے اوپر، جو گٹ کے اندر بیکٹیریا ہیں جو ایک ریگولر نارمل کام کر رہے تھے، اب وہ ڈسٹرب ہو گئے۔ تو اب کویسچن رائٹ آتا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ سے پہلے پریونشن ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے۔ احتیاط میں سب سے پہلے آپ اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی کریں، لائف سٹائل بدلیں، خوراک کو ٹھیک کریں، روٹین کو ٹھیک کریں، اور پانی کا انٹیک ٹھیک کریں۔ ڈائٹ ٹھیک کرنے سے مراد آپ خوراک میں فروٹ اور ویجیٹیبل ایڈز کریں۔ اگر آپ کڈنی کے پیشنٹس ہیں تو آپ فروٹ اور ویجیٹیبل وہ لیں جو آپ کو منع نہیں ہیں۔ جیسے اگر آپ کا پوٹاشیم لیول زیادہ ہے تو آپ کو کیلے اور مالٹے منع ہو سکتے ہیں، لیکن دے آر سو مینی فروٹس، اور بھی فروٹس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں، جیسے آلو بخارا ہے، واٹر ملین ہے، سیب ہے۔ تو ان سب میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور پوٹاشیم بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ فائبر خوراک کا وہ حصہ ہے جو پورا کا پورا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، آپ کی انٹسٹائن میں، انتڑیوں میں بلز انکریز کرتا ہے، انتڑیوں کی موومنٹ کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ کی انتڑیوں میں بلز زیادہ پڑیں گی تو پخانہ صحیح آتا رہے گا، تو اسی طرح قبض ہونے کے چانس کم ہوں گے۔ تو اس لیے آپ اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھائیں۔ اگر آپ کو گردوں کی بیماری ہے، آپ کے گردے خراب ہو گئے ہیں، تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ نہ جائیں۔ دس از ناٹ اینڈ آف دا لائف۔ بہت سارے لوگ ڈپریس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ ایکٹیویٹی کریں گے، موومنٹ کریں گے، اتنی ہی اچھی آپ کی گٹ اور انٹسٹائن کی موومنٹ اچھی رہے گی۔ آخر میں آ جاتی ہے میڈیسن، دوائیاں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ ساری چیزیں کام نہ کریں تو لیگزیٹو میڈیسن دیتے ہیں۔ لیگزیٹو وہ میڈیسن جو آپ کے سٹول کو، پخانے کو آسانی سے پاس کراتی ہے۔ جیسے اگر آپ اسبگول کا چھلکا دن میں 2 یا 3 بار پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو کافی حد تک آپ کے سٹول کو سافٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس سے بلز انکریز ہوتا ہے، وہ ایکچولی واٹر کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے۔ اس سے سٹول فارمیشن اچھی ہوتی ہے، سٹول ہارڈ نہیں ہوتا، سٹول آسانی سے پاس ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ مریضوں میں اس سے فرق نہیں پڑتا تو نیکسٹ لیگزیٹو میڈیسن دینی پڑتی ہیں، جیسے لیکٹولوز ہے، ڈوفالیک ہے۔ یہ بھی بڑے ایفیکٹو ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ شوگر فری لیں، اور ڈاکٹر نے جیسے جیسے آپ کو کہا ہے ویسے استعمال کریں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے آخر میں آ جاتا ہے سٹیمولیٹ لیگزیٹو، جس میں موسٹ کامنلی ڈاکٹر لیگزوبرون یا سکائلیکس ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی گٹ کو، آنت کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ آسانی سے اپنا سٹول پاس کر سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے آپ کی ڈائٹ، ایکسرسائز اور واٹر انٹیک سے ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ شکریہ، تھینک یو، مسئلہ حل ہو جائے۔ شکریہ۔